नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने YouTube चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी के संबंध में हमने वीडियो की एक श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसमें कि संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोगों के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए, प्रारंभिक एवं मुख्य दोनों परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य व्यवस्था संबंधी अवधारणात्मक वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और इस श्रृंखला में आज का दूसरा वीडियो हमारा संबंधित है शासन के अंग से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि शासन के अंग अलग अलग क्या क्या होते हैं और उनका कार्य क्या होता है, किस तरह से वो कार्य करते हैं और अलग अलग उनकी भूमिका क्या होती है। तो बहुत सी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी और मेंस में आपके आंसर राइटिंग के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जैसा कि आपको विदित है, शासन का जो कार्य होता है वो है व्यवस्था बनाए रखना, नियंत्रण बनाए रखना और लोगों के हित के लिए कार्य करना, जिसको कि हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। अब इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य होता है कि एक व्यवस्था आपके पास हो या आपके पास एक नियमावली हो जिसके अनुसार आप शासन चला सकें और आपके पास एक नियंत्रक मंडल हो जो उस नियमावली का लोगों से पालन करवाए। तो इसी को हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में देखते हैं। विधायिका जो कि नियमों का निर्माण करते हैं, नियम बने हुए हो सकते हैं और नियमों में सुधार की भी आवश्यकता होती है। जैसे भारत के संविधान का निर्माण हो चुका है, लेकिन कालांतर में समय समय पर इसमें आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। तो विधायिका का यही कार्य है कि आप नियम बनाइए या जो पुराने बने हुए नियम हैं उनका परीक्षण करके समय अनुसार उसमें आवश्यक संशोधन कीजिए। इसके पश्चात कार्यपालिका है। कार्यपालिका में वो भाग है जो कि नियमों के अनुसार कार्य करते हैं और लोगों के लिए प्रशासन का संचालन करते हैं। इसके बाद न्यायपालिका है। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका अत्यंत आवश्यक है, कानूनी रूप से भी और लोगों के अधिकारों के अनुसार भी, क्योंकि अगर शासन के किसी भी अंग के द्वारा लोगों के संविधान प्रदत्त अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, अतिक्रमण होता है, तो न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वो उसको रोके और लोगों को उनके अधिकार प्रदान करवाए। तो सबसे पहले हम कार्यपालिका के बारे में अब डिटेल में देखेंगे। विधायिका कानूनों का निर्माण करने वाली शक्ति होती है। कोई भी शासन प्रणाली हो, विधायिका की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। राजतंत्र में विधायिका की शक्ति राजा के पास होती है और इसके लिए वो अपनी सहायता हेतु कुछ विद्वान व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता था जो इसके परामर्शदाता होते थे। धर्मतंत्रीय शासन प्रणाली में विधायिका की भूमिका धर्माचार्य निभाते थे और धार्मिक पुस्तकों के आधार पर वो अपने नियमों का निर्धारण करते थे। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विधायिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा माना जाता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो भी कानून बने वो लोगों के हितार्थ होना चाहिए और विशेषकर उसमें सभी लोगों का हित होना चाहिए, मतलब जनसंख्या के सभी वर्गों का उसमें हित होना चाहिए। कम जनसंख्या वाले देश जैसे स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे जनमत संग्रह के द्वारा निर्णय लिए जा सकते हैं और जिसको रेफरेंडम कहते हैं, और ये त्वरित होता है और तुरंत ही नियमों और कानूनों का निर्माण वहाँ संभव हो जाता है। लेकिन भारत जैसे बड़े जनसंख्या वाले देशों में ये संभव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरह से जनमत संग्रह करें तो उसमें कई लंबा समय हमको लग सकता है। इसलिए हमारे यहाँ विधायिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब अलग अलग देशों में विधायिका का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। भारत और अमेरिका जैसे देशों में द्विसदनात्मक विधायिका का प्रचलन है। भारत में द्विसदनात्मक विधायिका है, जिसमें लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन माना जाता है। लोकसभा सदस्यों को हम निर्वाचन के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में निर्वाचित करके लोकसभा में भेजते हैं, संसद में भेजते हैं, और राज्यसभा के सदस्य भी हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा या विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होकर 6 वर्षों के लिए संसद में भेजे जाते हैं। तो ये दोनों सदन मिलके विधायिका का कार्य करते हैं और इनकी सहायता के लिए राष्ट्रपति होता है। कानूनों का निर्माण किस तरह से होता है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट और भारत में राज्यसभा ये संघात्मक स्वरूप को संतुलित करने के लिए निर्मित किए गए हैं, जिसमें कि राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुसार या सदस्यों की लोकसभा में सदस्यों की संख्या के अनुसार नहीं, बल्कि सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।
तो इसके लिए इसका गठन किया गया है और ये विधायिका का कार्य है जो कि कानूनों का निर्माण करती है और जो बने हुए कानून हैं उनमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन करती है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका के अलावा प्रांतों में या राज्यों में एक सदनात्मक विधायिका उपस्थित है, लेकिन आवश्यकता अनुसार उसको द्विसदनात्मक विधायिका में परिवर्तित किया जा सकता है। राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी गठन करने का प्रावधान है और इसकी प्रक्रिया होती है जिसके लिए राज्यों को अनुमति प्राप्त करनी होती है। विधायिका के पश्चात हम कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका शासन का वो अंग है जो बने हुए नियमों के अनुसार शासन संचालन करता है और लोगों के हित के लिए कार्य करता है। शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करने के साथ वो ये ध्यान रखता है कि इन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को प्राप्त हो। तो राजतंत्र में राजा के सहायक बॉडी होती थी जो कि इसकी शासन संचालन में सहायता करती थी। इसके साथ ही लोकतंत्र में हम कार्यपालिका के दो भागों को देखते हैं, एक स्थायी कार्यपालिका है और एक अस्थायी कार्यपालिका है। स्थायी कार्यपालिका में प्रशासनिक सेवा और उससे संबंध अधीनस्थ सेवा के अधिकारी आते हैं जो कि एक चयन प्रक्रिया से चयनित होकर नौकरी करते हैं। इसमें IAS, IPS, स्टेट सर्विस के अधिकारी हैं और ये शासन के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं उनका संचालन करते हैं। अस्थायी कार्यपालिका में वे सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक व्यक्ति आते हैं जो कि कुछ निश्चित अवधि के लिए चयनित होते हैं। इसमें कि हमारे MP, MLA, इसके अलावा प्रांतीय और राज्य स्तरीय और नगरीय स्तरीय जितनी भी इकाइयाँ हैं उसके जो प्रमुख चुने जाते हैं ये सभी आते हैं। तो ये अस्थायी कार्यपालिका है जो कि कुछ समय के लिए कार्य करती है और इनके कुछ अधिकार होते हैं जिनका ये पालन करते हैं और लोगों के हितार्थ कार्य करते हैं। इसके पश्चात शासन का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंग वर्तमान समय में जिसकी प्रासंगिकता सबसे अधिक है वो न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका मतलब जो संतुलन रखता है। एक्चुअली में न्यायपालिका से आशय हमको ये निकाला जाता है कि जहाँ पे मामलों का निपटारा होता है, दो लोगों के बीच में अगर कोई विवाद हो रहा है या दो संस्थाओं के बीच में अगर कोई विवाद हो रहा है तो उसके निपटारे के लिए वो न्यायपालिका के पास जाते हैं। लेकिन अगर एक बड़े प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो विधायिका कार्यपालिका के पश्चात न्यायपालिका है जो कि उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय में लोकतंत्र में जो विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं केंद्र और राज्यों के बीच में या राज्यों के मध्य जिस तरह से विवाद उत्पन्न होते हैं तो न्यायपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। न्यायपालिका के पास एक आदर्श संहिता होती है, उसके निर्णय भी कभी कभी एक प्रूफ के रूप में काम करते हैं और निर्णयों के आधार पे पुराने निर्णयों को आधार बनाकर नए निर्णय सुनाए जा सकते हैं। तो न्यायपालिका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है और लोकतांत्रिक देश में जहाँ पे एक बड़े वर्ग को संतुष्ट करने के लिए निर्णय ना दिए जाएं, इसलिए न्यायपालिका का होना आवश्यक है। न्यायपालिका के पास कुछ विशेष अधिकार और विशेष शक्तियाँ होती हैं जिसको हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं और इसके आधार पर वो सीधे सरकार के द्वारा बनाई हुई विधि को वो चुनौती दे सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उसमें कार्रवाई भी कर सकती है। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और शासन के दोनों अंगों के समान न्यायपालिका का महत्व बढ़ गया है।